નમસ્કાર, બીટીએસ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આપણી સાથે હું છું રશ્મિ રાણા। એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। સુરતમાં 13 વર્ષ બાદ આશારામ બાપુનું નામ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યું છે। સુપ્રીમ કોર્ટના એડવોકેટ અને ફાઇટ ફોર યોર રાઇટ સંસ્થાના એક્ટિવિસ્ટ એવા કીર્તિ આહુજા દ્વારા આશારામ બાપુના કેસને લઈ કેટલાક ખુલાસાઓ કરવા માટે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સુરતમાં ફરી એકવાર આશારામ બાપુના કેસને લઈ ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે। સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ અને ફાઇટ ફોર યોર રાઇટ સંગઠનના કાર્યકર્તા કીર્તિ આહુજા દ્વારા સુરતમાં આશારામ બાપુના કેસને લઈ મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ કરવા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કીર્તિ આહુજા દ્વારા ટ્રાયલના મહત્વપૂર્ણ પાસાઓને સંબોધવામાં આવ્યા અને ન્યાયની આવશ્યકતા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો। તો કીર્તિ આહુજાએ આશારામ બાપુના વિરુદ્ધ કેસો અંગેની કાયદાકીય કાર્યવાહીમાં થયેલી મહત્વપૂર્ણ ભૂલો પર ચર્ચા કરી હતી। આશારામ બાપુના કેસમાં થયેલ કાયદાકીય ભૂલો વિશે ચર્ચા કરતા કીર્તિ આહુજાએ જણાવ્યું કે એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં 4 દિવસનો વિલંબ અને સામૂહિક બલાત્કાર અને માનવ તસ્કરી સંબંધિત કલમો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો। તો તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ફરિયાદી પક્ષે ન્યાયની સુનાવણીમાં અવરોધ ઉભો કરીને કોર્ટમાં વિવિધ નિર્ણાયક તથ્યો છુપાવવામાં આવ્યા હતા। તો વધુમાં ન્યાયિક દેખરેખનો આરોપ લગાવતા તેમણે જણાવ્યું કે જોધપુર અને અમદાવાદની ટ્રાયલ કોર્ટ કેસમાં ઘણી ભૂલોને દૂર કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે। મેં કોર્ટના આદેશો અને ચુકાદોનો ઝીણવટપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો છે, જેમાં જોધપુર અને અમદાવાદ બંને કેસની કાર્યવાહીની દોષી જાહેર કરવામાં ચુકાદો આપે છે। ટ્રાયલ કરતી નિર્ણાયક પાસાઓની અવગણના કરી છે। જો કાયદાનો યોગ્ય રીતે પાલન થાય તો આશારામ બાપુને નિર્દોષ છોડી દેવા જોઈએ અને પોતાની વાતો પર ભાર મૂકતા કીર્તિ આહુજાએ જણાવ્યું કે આશારામ બાપુએ જે ગુનાઓ નથી કર્યા તેના આરોપ તેમના પર લગાવવામાં આવ્યા છે। તેમની પીડિતોને વાર્તાઓ અસંભાવી પણ ગણાવી હતી। તો વધુ માહિતી કીર્તિ આહુજાએ આશારામ બાપુના સ્વાસ્થ્ય અંગેની ચિંતાઓને સંબોધતા તબીબી સારવારને મૂળભૂત અધિકાર તરીકે દર્શાવી હતી। તો તબીબી આધાર પર આશારામ બાપુને પેરોલ અથવા જામીન આપવાની જરૂરિયાત પર પણ ખાસ ભાર મૂક્યો। जी मैम, आपका नाम और आज किस लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई थी? मेरा नाम कीर्ति आहूजा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और मेनली मेरी प्रैक्टिस क्रिमिनल साइड है। तो यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने आसाराम बापू के केस के बारे में एनालिसिस बताया है, लीगल एनालिसिस, क्योंकि एज एन इंडिपेंडेंट एडवोकेट मैंने जब इस केस को देखा, मेरे पास जब सारे पेपर्स आए थे और मैंने उसमें देखा कि मेरिट्स क्या है, एविडेंस क्या है और ट्रायल कोर्ट ने इसमें जो जजमेंट दी है वो उसमें जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उसको देखकर जो मुझे लगा कि ये तो फिट फॉर एक्विटल केस था। और यहाँ पर मैंने शुरू से हमेशा से ये बात कही है कि दोषी फंसे नहीं, लेकिन दोषी छूटे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। निर्दोष ने फंसना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान देना है। आपने ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई दोषी है तो कभी नहीं छूटना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए जो होना है। लेकिन अगर कोई निर्दोष है और वो अगर जेल में 11 साल से बंद है, कल को हाई कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया, तब वो 11 साल कौन लौटाएगा? और क्या पता अगर जेल में रहते रहते उनकी मृत्यु ही हो गई तो क्या होगा? आप बताइए, कल को वो एक्विट हो जाए और उनकी मृत्यु हो जाए, वो एक्विटल देखने लायक भी नहीं बचेंगे, क्या फ़ायदा? 13 साल के बाद प्रेस क्यों करना पड़ा? प्रेस की क्यों याद? देखिए, प्रेस की भूमिका शुरू से बहुत सही रही है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि प्रेस की भूमिका, आपको ये भी मालूम होगा हमारे देश में 4 स्तंभ है, उनमें से एक प्रेस है। और इस केस में पर्टिकुलरली शुरू से प्रेस ने अपना ध्यान दिया है। फर्स्ट डे से प्रेस ने अपना ध्यान दिया है कि जब केस रजिस्टर हुआ था उस दिन से लगातार मीडिया ट्रायल चली थी कि नहीं, तब कन्विक्शन नहीं हुआ था। विदाउट कन्विक्शन जब मीडिया सारे केस के फैक्ट्स जनता को बता रही थी, पूरा विजुलाइज करके, आपको ध्यान होगा कुछ चैनल्स में तो पूरी सीन क्रिएट करके दिखाया जाता था। लेकिन अगर आज कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि समाज में नहीं आए हैं, मीडिया में पहली बार सामने आ रहे हैं, जो मैं आपके सामने रख रही हूँ फाइल पढ़ के, वो सारे फैक्ट्स भी मीडिया की अब जिम्मेदारी है कि वो भी बताएं। अगर इस विक्टिम की तरफ से बता रहे हैं तो एक्यूज की तरफ से भी बताएं, बिकॉज मीडिया ने भी निष्पक्ष रहना चाहिए। आपने जो अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि ये लड़की खुद न खुद क्या इसके माँ बाप साथ, तो फिर क्यों ये रेप की घटना किस तरह हुई? यही मेरा सवाल है, क्या रेप की घटना ऐसे हो सकती है? क्या आपके पेरेंट्स बैठे हों साथ में? क्या ये पॉसिबल है? और क्या कोई एक्यूज पेरेंट्स को भुला के करेगा? वो तो यही चाहेगा ना कि विक्टिम की फैमिली का कोई ना रहे पास में, मैं अकेले में करूं। रेप अकेले में किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में किया जाता है किसी को पता ना चले, इस तरह से सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं एक्यूज।
पुलिस और क्या पुलिस पे सवाल उठ सकते हैं? बिल्कुल उठना ही चाहिए, पुलिस पे सवाल उठना ही चाहिए। और अगर आप केस के फाइल्स देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, तो पुलिस ने बहुत गलतियां करी हैं। इवन कई दिन के तो कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस ने पेश नहीं किए। इवन घटना के समय विक्टिम की खुद की मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि वो उस समय किसी और से बात कर रही थी, ये छुपा दिया। देखिए, जामीन के लिए भी जो मैंने बताया पॉइंट, कि जो ये पॉइंट सामने आता है कोर्ट के कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज हो जाएगी, तो उसका जवाब ये होना चाहिए हमारे पास, जो भी लीगल टीम यहाँ पर फाइट कर रही है, उन्होंने ये कहना चाहिए कि एक बार भेज के तो देखो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है कि नहीं आती है। विदाउट पेरूजिंग की क्या होता है, आप एक अंदेशा लगा रहे हो कि आ जाएगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो मेरा ये कहना है कि आप कंडीशंस लगा दीजिए। आप कह दीजिए 12 किलोमीटर के बाहर नहीं जाएंगे, आप कह दीजिए कि जोधपुर में नहीं, अहमदाबाद में नहीं, ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ इनका आश्रम ना हो। आप कंडीशन लगा दीजिए कि इनके कोई फॉलोअर मिलने नहीं आएंगे। कंडीशनल बेल भी तो होती है, बहुत लोगों को मिलती है, तो इनको क्यों नहीं?